वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ऑडियो लेक्चर और पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। यहाँ पर जो मोनेरा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है, इसका पेरेंट जो वर्ड है वो है मोनोस। मोनोस का मतलब है सिंगल या सोलिटरी, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के लिए इनका नाम रखा गया मोनेरा। मोनेरा जो किंगडम है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं वो सबसे एंशिएंट हैं, यानी कि सबसे पुराने, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाएंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सबसे एंशिएंट है, यानी कि अर्थ पर जब इवोल्यूशन हुआ तब ये ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अर्थ पर इवोल्व हुए। इसी वजह से इनकी जो बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही सिंपल होती है और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट मतलब इतने छोटे होते हैं कि अगर आप एक स्पून फुल लें सॉइल की भरी हुई, यानी कि आप एक चम्मच में मिट्टी भर लें तो उसके अंदर मोनेरा के इतने मेंबर्स या इतने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जितनी की हमारे पूरे यूपी की पॉपुलेशन है या पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इतने छोटे ये होते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने माइन्यूट या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स हैं यहाँ पर इनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। प्रोकैरियोट जो वर्ड है यहाँ पे ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर प्रो मीन्स होता है बिफोर और कैरी मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि कैसी स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस की जगह जो न्यूक्लियस से पहले मिलती थी उसी स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। और इसी से न्यूक्लियस से पहले जो स्ट्रक्चर मिलती थी उसी के नाम पर, उसी के बेसिस पर इनको प्रोकैरियोट कहा जाता है। अब जो प्रोकैरियोट होते हैं इनको मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है या प्रोजीनोट भी कहा जाता है। मोस्ट प्रिमिटिव या प्रोजीनोट कहने का मतलब यह है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जो मोनेरा के मेंबर्स होते हैं ये सबसे एंशिएंट है और जब इवोल्यूशन हुई और जो ऑर्गेनिजम्स आगे इवोल्यूशन में फर्दर इवोल्व हुए वो इन्हीं से ही इवोल्व हुए। तो ये बेसिक स्टॉक माना जाता है अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इवोल्व होने का। और जो बेसिक स्टॉक है यानी अर्ली स्टॉक है जिससे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट है उसी को प्रोजीनोट कहा जाता है। LUCA यहाँ पर इनके लिए ही लिखा जाता है, यानी कि ये जो है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स हैं। LUCA का मतलब यही है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स, यानी कि अर्थ के ऊपर आज के टाइम पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है आप देख सकते हैं ये सबके एंसेस्टर्स हैं। यही जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने कार्ल वूस का पढ़ा था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग भी जब उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया तो उन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो 3 डोमेन्स में आप उनको स्टडी करते हैं। डोमेन्स आपको याद होंगे, पहला डोमेन दिया था उन्होंने आर्किया, दूसरा डोमेन उन्होंने बताया था बैक्टीरिया और थर्ड डोमेन उन्होंने बताया था यूकैरिया। ये तीनों के तीनों जो ऑर्गेनिज्म है जिस बेसिक स्ट्रक्चर से इवोल्व हुए हैं उसी को प्रोजीनोट कहा जाता है। प्रोजीनोट इज द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी कि ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है और ये माना जाता है कि ये सबके एंसेस्टर्स और सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स इवोल्व हुए वो इसी से इवोल्व हुए। और जो मोनेरा के मेंबर्स हैं उनके अंदर जो फीचर्स हैं आज भी वो सारे के सारे फीचर्स मौजूद हैं जो हमारे सबसे एंशिएंट एंसेस्टर्स हाइपोथेटिकल एंसेस्टर्स में प्रेजेंट रहे होंगे। तो ये हो गया मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। अब देखते हैं कि कुछ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोनेरा में वो किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला सेप्रोबिक, यानी जो मोनेरा किंगडम मोनेरा के मेंबर्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहकर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा ये पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब यहाँ पर यह है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, उसको हम गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये हमारे ऊपर हमारी जो इंटेस्टाइन के ऊपर ये पैरासाइट की फॉर्म में रहता है, हमारी इंटेस्टाइन से ये ग्लूकोज वगैरह कंज्यूम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है। जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज शुगर, उसको लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। तो गुड बैक्टीरिया ये इसलिए है क्योंकि हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। इस टाइप के जो बैक्टीरिया होता है उसको पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा ये कीमो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनमें होता है। कीमो ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है केमिकल्स का यूज करके ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कीमो मीन्स केमिकल्स, ऑटोट्रोफिक मीन्स अपने आप बना लेने वाले, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना फूड अपने आप बना लेते हैं
एनवायरमेंट में जो कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं केमिकल्स का यूटिलाइज करके। जैसे कि आप फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, एक बैक्टीरिया पढ़ेंगे मीथेनोजन बैक्टीरिया, जो मीथेन रिलीज करता है एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यूज करके। तो इस तरह के बैक्टीरिया को कीमोटोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फोटोऑटोट्रोफिक भी होता है, यानी कि ये अपना फूड अपने आप सिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होता है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में या बैक्टीरिया के अंदर होता है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर मिलता है और वहां पर ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स आप समझते होंगे, जितनी भी दालें, चने, राजमा वगैरह होते हैं, उन सब की जो रूट्स होते हैं उनके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलते हैं। इसका एक एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये वहां पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेता है और उसका कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करा देता है। इसी वजह से जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन बहुत ही हाई अमाउंट में लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को दे रहा है कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। और नाइट्रोजन एक एसेंशियल पार्ट होती है प्रोटीन्स का। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं इनके? मोनेरन सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। हमने समझ लिया है कि जो मोनेरा की सेल्स होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं। एक चम्मच में मिट्टी अगर आप लें तो उसके अंदर इतने बैक्टीरिया या इतने मोनेरा के मेंबर्स होंगे जितनी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की। जो सेल वॉल होती है मोनेरा के मेंबर्स के अंदर वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की या सुडोमूरिन की। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आज हम पढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल्स इन जो पेप्टाइडोग्लाइकन और सुडोमूरिन है ये हम बायोमोलिक्यूल्स वाले लेक्चर्स में करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में आगे के क्लासेस में आएंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो सुडोमूरिन की बनी होती है। तो ये सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए, यानी कि इनके पास सेल वॉल होती है। जितने भी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स है सबके पास सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल सुडोमूरिन की बनी होती है। इसके अलावा इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। जो इनका प्रोटोप्लाज्मा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है और ये सबसे ज्यादा एंशिएंट है। सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट्स भी ये होते हैं। इनके पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसी वजह से इनको प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले के स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, इनके पास वो होता है। और जो न्यूक्लियोइड होता है उसके बाहर कोई सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अलावा ये आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? आप एक बात समझिए, जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, जो यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड ये थ्रेड होता है, यानी थ्रेड लाइक डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं और इनका जो साइज होता है वो एक सेल के साइज से कई गुना ज्यादा होता है। तो इतने बड़े साइज का जो डीएनए होता है एक सेल के अंदर कैसे समा जाता है? उसका कारण यह है कि वो सेल का जो डीएनए होता है सेल उसको कंपैक्ट करती है। कंपैक्ट करने का मतलब यह होता है जो डीएनए होता है पूरा का पूरा वो उसके जो थ्रेड्स होते हैं उनको आपस में कोइलिंग उनकी हो जाती है और कोइलिंग होने के बाद में उनको हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लपेट दिया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा पतंग आपने सभी ने उड़ाई होगी, पतंग का जो धागा होता है हम उसको लपेटने के लिए हमारे पास फिरकी या हुचका होता है। तो इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है उसकी कोइलिंग की जाती है, यानी कि सारा का सारा जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ लिपटा रहता है और इसी कारण से जो डीएनए की लार्ज साइज होती है वो एक सेल के अंदर समा जाती है या एडजस्ट हो जाती है। तो जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में या किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में नहीं मिलते हैं। इनके अंदर हिस्टोन की जैसी एक प्रोटीन मिलती है जिसको HU प्रोटीन कहते हैं। ये हिस्टोन की तरह की ही होती हैं। इसके अलावा जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस टाइप के कोई भी ऑर्गेनिज्म इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल इनके अंदर नहीं अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए किंगडम मोनेरा के। अब हम देखते हैं कि किंगडम मोनेरा को किस तरह से कितने मेजर ग्रुप्स में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप हमने बनाया है वो है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप हमने बनाया है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया और तीसरे ग्रुप में हमने रखा है माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज एंड रिकेट्सिया को। तो इन तीनों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम अभी स्टार्ट करेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और उसके बाद में हम लेंगे माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज और रिकेट्सिया को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं
आर्कीबैक्टीरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्कीबैक्टीरिया और पढ़ते हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो टर्म है। यहाँ पर आर्की का मतलब होता है एंसेंट और बैक्ट का मीन्स होता है रोड, यानी कि आर्कीबैक्टीरिया एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सबसे पुरानी है। आर्कीबैक्टीरिया को अर्ली फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि जब अर्थ पर लाइफ की इवोल्यूशन हुई सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया ही इवोल्व हुए थे। अब आर्कीबैक्टीरिया को ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी कई जगह पे मेंशन किया जाता है। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स आर्कीबैक्टीरिया को इसलिए कहा जाता है कि हमारी अर्थ पर जैसे ही लाइफ इवोल्व हुई और जब से अर्थ हमारी ओरिजिनेट हुई है तब से इस पर बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं। जियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं अर्थ की स्ट्रक्चर में, जैसे कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता रहता है, माउंटेन्स का डिस्ट्रक्शन होता रहता है, उथल पुथल हो जाती है अर्थ के ऊपर पूरी कहीं पे भूकंप आ जाते हैं, बड़े बड़े शहर बर्बाद हो जाते हैं। तो बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस आए, वोल्केनिक इरप्शंस हो जाते हैं, पूरी की पूरी फॉर्मेशन पूरी की पूरी अर्थ की डेमोग्राफी चेंज होती रहती है। लेकिन उन सब के बावजूद आज तक भी जो आर्कीबैक्टीरिया है वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है और सबसे पहले ये अर्थ पर आए थे। तो इसी वजह से इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, यानी कि आज भी जिंदा है और सबसे पुराने हैं। अब आर्कीबैक्टीरिया को सबसे एंसेंट कहने के पीछे हमारे पास जो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव बोलने के पीछे जो हमारे पास रीजन है वो रीजन साइंस के अंदर जो 16S RNA होता है उससे हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो 16S RNA को समझने के लिए पहले आप एक चीज समझिए, यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स या दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S होता है और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S होता है। अभी यहाँ पर समझने के लिए आप बस इतना सा ही समझ लीजिए कि 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड 80S राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। 70S और 80S में क्या डिफरेंसेस है ये हम समझेंगे सेल बायोलॉजी वाले पोर्शन में। अभी आपने ये तो समझ लिया कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो भी राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ये आप देख रहे हैं, ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। इन सब यूनिट्स को आपस में होल्ड करने के लिए इसके अंदर एक RNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं 16S RNA। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये जिस पर मैंने एरो बना दिया है ये 16S RNA है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो जो 16S RNA की स्ट्रक्चर है इसकी जो बेस पेयरिंग्स है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो बेस पेयर्स की सीक्वेंस प्रेजेंट है वो जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उसके अंदर सबसे एंशिएंट है, यानी कि जैसे ही अर्थ इवोल्व हुई उसके बाद में जो बेस पेयर्स की सीक्वेंस है वो इसके अंदर एज इट इज अभी तक बनी हुई है। इसके बाद में जो यूकैरियोटिक RNA की स्ट्रक्चर होती है या नॉर्मल जो यू बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो 16S RNA होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आ गए हैं ओवर द ईयर्स। लेकिन जो 16S RNA की स्ट्रक्चर है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर आज भी सेम वही है जैसी इवोल्यूशन के टाइम पर रही होगी, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो बेस पेयर्स प्रेजेंट है उनकी जो स्ट्रक्चर है जो उनकी सीक्वेंसेस हैं आज तक भी वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जिस तरह से पहले थी आज भी वो उसी तरह से हैं। इसी वजह से ये एक एविडेंस है बहुत बड़ा इस बात को साबित करने के लिए कि जो आर्कीबैक्टीरिया होता है वो सबसे एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है, अर्थ पर सबसे पहले ये इवोल्व हुए थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया मिलते कहाँ पर है। तो आर्कीबैक्टीरिया जितनी भी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उन सभी कंडीशंस में मिल सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह का एक्सट्रीम एनवायरमेंट हो ये उस सब एक्सट्रीम एनवायरमेंट को झेल जाते हैं और इसी वजह से ये सारे के सारे जियोलॉजिकल चेंजेस को भी झेल गए हैं। जैसे कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ग्रेट साल्ट लेक और डेड सी में भी हैं, ये डीप सी एंड एज ऑफ ओशंस में भी प्रेजेंट है, वोल्केनिक वॉल्स एंड हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी ये प्रेजेंट है। तो इन चारों जगह ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए ये बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट का मतलब ये होता है कि जो एक ओशन होता है यानी समुद्र जो होता है उसके नीचे की जो सरफेस होती है वहां पर कई जगह पर एक वेंट बना रहता है और उस वेंट के थ्रू जो अर्थ है अर्थ के नीचे से हॉट मिनरल्स वगैरह रिलीज होते रहते हैं, यानी कि उसके अंदर एक वोल्केनिक एरप्शन टाइप की सिचुएशन बनी रहती है। हल्की सी जगह होती है जिसमें अंदर अर्थ के नीचे से हॉट मिनरल्स रिलीज होते रहते हैं। उस हॉट मिनरल्स जब वो रिलीज हो रहे होते हैं उस जगह पर भी आर्कीबैक्टीरिया मिल सकता है। इसके अलावा ग्रेट साल्ट लेक
ये है यूएस के अंदर, वहां पर उसके अंदर भी आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट है। साल्ट लेक इसलिए बोलते हैं इसको कि इसके अंदर साल्ट के अमाउंट ओशन वाटर से भी 5 गुना ज्यादा है। डेड सी जो है ये है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इसमें सोल्ट की अमाउंट इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसमें जाकर के लेट जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे। ये डेड सी है इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में, इस डेड सी के अंदर भी आर्कीबैक्टीरिया रह सकता है, यानी कि इतनी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को आर्कीबैक्टीरिया बर्दाश्त कर सकता है। एज ऑफ ओशंस डीप सी, यानी बहुत गहरा समुद्र जहां पर हो, और ओशंस का जो बिल्कुल एजिज हो वहां पर भी ये रह लेता है। वोल्केनिक वॉल्स एंड हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, वोल्केनिक वॉल्स यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं उनकी जो वॉल्स होते हैं उनमें भी ये रह लेता है, और हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी ये रह लेता है। स्प्रिंग्स का मतलब होता है जमीन के नीचे से वाटर रिलीज होता रहता है, जो फव्वारे बने रहते हैं जहां पर वाटर कंटिन्यूसली नीचे से फूट के आता रहता है। अब कुछ स्प्रिंग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सल्फर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, तो इस तरह के स्प्रिंग्स के अंदर भी आर्कीबैक्टीरिया बड़ी आसानी से रह लेता है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो सारी की सारी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में बहुत ही इजीली रह लेता है। अब हमें यह समझना है कि इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है और किस वजह से इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से ये इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस को सर्वाइव कर लेता है। अगर हम आर्कीबैक्टीरिया की सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमने अभी ये पढ़ा है कि आर्कीबैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं ज्यादातर के पास सेल वॉल होती है। जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, और आर्कीबैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन या सूडोम्यूरिन की होती है। अभी हम ये समझते हैं कि ये किस तरह की इसकी सेल वॉल होती है। तो सबसे पहले जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर प्रेजेंट होती है। ये सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल ही लोकेटेड होती है। अब जो आर्कीबैक्टीरिया की जनरली जो सेल वॉल होती है वो एस प्रोटीन्स या सरफेस प्रोटीन्स की बनी रहती है। यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर जो बाई लेयर आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जो लेयर है ये आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है आर्कीबैक्टीरिया की इसको एस लेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये एस प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन्स की बनी रहती है। अब ये जनरली ज्यादातर आर्कीबैक्टीरिया में यही लेयर सेल वॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ आर्कीबैक्टीरिया जैसे मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं, मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया यानी कि ये मीथेन रिलीज करते हैं, इनके अंदर एक एडिशनल लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसको जो बनी होती है सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लेयर है, यानी ये सरफेस प्रोटीन्स की बनी हुई लेयर है। इसके बाद में ये जो लेयर है ये वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर बीच में कुछ लेयर्स प्रेजेंट है, ये जो लेयर है ये एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है कुछ आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो बनी होती है सूडोमूरिन की, या इसको सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। सूडोमूरिन या सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन से डिफरेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो बैक्टीरिया सेल वॉल का मॉलिक्यूल होता है, या बैक्टीरियल सेल वॉल जिससे मिलकर बनी होती है उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है उसको हम सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। तो सेल वॉल की थोड़ी सी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर समझेंगे, ज्यादा स्ट्रक्चर हमारी समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा डिटेल्स सेल ऑर्गेनेल्स की जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं इनकी हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो पहले आप थोड़ी सी सेल वॉल के बारे में समझ लीजिए बेसिक्स, और हम इसको बहुत ही स्पीड से जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि इसमें आप अगर ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। तो जो सेल वॉल होती है, जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ये आपको याद रखना है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी रहती है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी रहती है। एनिमल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, और आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको सूडोमूरिन बोलते हैं, ये सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की बनी रहती है। अब थोड़ा थोड़ा हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे इन सारी सेल वॉल्स की, और तब हमें ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उससे आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है सूडोमूरिन उसमें क्या डिफरेंस है, और इसको सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आप सेलुलोज सेल वॉल के बारे में समझिए। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो ग्लूकोज की सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर आप देखें ये एक ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो ये वाला जिसपे मैं नंबर 1 डाल देता हूं, इस पे ये जो नंबर 1 वाली स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट चेन फॉर्म है ग्लूकोज की। नंबर 2 पे जो आप देख रहे हैं ये इसकी रिंग फॉर्म है, और नंबर 3 पे जो आप देख रहे हैं ये भी ग्लूकोज की ही रिंग फॉर्म है।
ये जो नंबर 2 पे आप देख रहे हैं ये अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज हम उस ग्लूकोज को कहते हैं जिसमें नंबर 1 कार्बन पोजीशन पे OH नीचे की तरफ रहता है। बीटा ग्लूकोज हम उसको कहते हैं जिसमें नंबर 1 पोजीशन पे OH ऊपर की तरफ रहता है। तो ये जो दो डिफरेंस है आप समझ गए होंगे। अल्फा ग्लूकोज में 1 कार्बन एटम जो ग्लूकोज का है उसमें OH नीचे की तरफ है, और जो बीटा ग्लूकोज है इसमें OH ग्रुप ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। तो यहां पर आप ये समझिए जो ग्लूकोज की सब यूनिट्स होती हैं वो जब आपस में जुड़ जाती हैं बहुत सारी, तो जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम सेलुलोज कहते हैं। तो जो प्लांट्स की सेल वॉल होते हैं उसमें बहुत सारी ग्लूकोज सब यूनिट्स एक साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो यहाँ पर 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह से बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और उनसे एक कंप्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जुड़ते हैं उनको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बायोमोलिक्यूल्स में आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो उसको याद रख सकते हैं। जो लिंकेज सेलुलोज सेल वॉल के अंदर ग्लूकोज सब यूनिट्स के बीच में होता है उसको हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर ये बीटा इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो थर्ड ये वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई बीटा ग्लूकोज जिसमें OH यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यानी कि यहाँ पर इसमें OH है, इन सब यूनिट्स के मिलने से सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई है। यानी कि बीटा वाला ग्लूकोज है यहाँ पर जिसमें OH ऊपर की तरफ होता है वो जुड़ता है। यानी कि ये 2 ग्लूकोज यूनिट्स है, तो ये पहले वाला है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है। इस 4th पोजीशन पे आप देखिए यहाँ पर OH नीचे होगा, तो यहाँ पर OH यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये 2 ग्लूकोज सब यूनिट्स है जो आपस में एक तरह से जुड़ी हुई हैं। जब ये जुड़ती हैं तो इनके बीच में से यहाँ पर से वाटर रिलीज हो जाता है HOH, और इस तरह से ये OH बच जाता है यहाँ पर। तो जो OH 1 पोजीशन ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 4th पोजीशन ऑफ अनदर ग्लूकोज सब यूनिट्स, इनके जुड़ने से जो बॉन्ड बनता है उसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है वो COC, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए, ज्यादा डिफिकल्टी इसमें कुछ नहीं है, फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो सेलुलोज की सब यूनिट्स हैं, सेलुलोज की जो सेल वॉल है प्लांट्स के अंदर वो मिलकर बनी है ग्लूकोज सब यूनिट से। और ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स होती है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज जो है उसमें जो फर्स्ट कार्बन है, पहला जो कार्बन है उसके ऊपर OH ऊपर की तरफ अटैच है, बस आप इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो बीटा सब यूनिट्स जुड़ी हैं तो पहले कार्बन पे एक OH यहाँ पर है इस तरह से, और जो 4th कार्बन है दूसरी सब यूनिट का उसके पास जो OH है वो नीचे की तरफ है, यानी ये OH यहाँ पर है। तो इन 2 सब यूनिट्स के आपस में जुड़ जाने से सेलुलोज बनता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड आता है उसको बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा ये जो टर्म है ये इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि ये जो दोनों ग्लूकोज सब यूनिट्स है ये बीटा फॉर्मेशन में 1,4 यानी कि इस ग्लूकोज यूनिट की 1 पोजीशन है, 4 यानी कि दूसरे ग्लूकोज की 4th पोजीशन यहाँ पर बन रही है। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्योंकि यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है, इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। वाटर रिलीज हो जाने से ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है। तो इस तरह से प्लांट की सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी प्लांट सेल वॉल में आपने समझाया कि प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है और इसके अंदर ग्लूकोज सब यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती है और उनके बीच में लिंकेज होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको ये याद रखना है। इसमें ज्यादा अभी आपको ज्यादा डिटेल्स में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा इसमें चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। बस आप एक बात समझ लीजिए कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है वो आपस में बहुत सारी ग्लूकोज सब यूनिट्स के जुड़ने से बनती है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो फंजाई आती है जिसको आप आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन के अंदर ग्लूकोज की जगह ग्लूकोज जैसा ही एक सब्सटेंस जो शुगर डेरिवेटिव होता है उसका नाम होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की बहुत सारी सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं, उनके जुड़ने से काइटिन बनता है। इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जो यू बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसके अंदर एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, जिनको नैग और नेम भी बोला जाता है, इनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनती है या जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत सारी यूनिट्स जुड़ने से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। तो एक बार पेप्टाइडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पर।
ये एक नैग है यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ये है ये वाला एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, और ये है नेम एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से, और इनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल बन गया नैग और नेम के आपस में बॉन्ड करने से, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जुड़ने से, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, और पेप्टाइडोग्लाइकन बनाता है यू बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब मेन मुद्दा जिस पर हमें पहुंचना था वो ये था कि जो आर्की बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है उसको हम सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन क्यों कहते हैं। यहां पर बस आपको यह समझना है कि नैग और नेम जो मिलके बना रहे थे यू बैक्टीरिया की सेल वॉल, इसके अंदर जो नेम है इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देता है दूसरा सब्सटेंस जिसका नाम होता है ये, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा लेंदी नेम है, एन एसिटिल टेलोसेमी न्यूरोनिक एसिड। यानी कि नैग नेम के जुड़ने से यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है, लेकिन नेम की जगह दूसरा एक सब्सटेंस आर्की बैक्टीरिया में आ जाता है। इसी वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन की ना बोल के सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की बोलते हैं या सूडोमुरिन की बोलते हैं। जो सब्सटेंस नेम को यहां पर रिप्लेस कर रहा है उसका नाम है एन एसिटिल टेलोसेमी न्यूरोनिक एसिड। बस आपको यह समझना है कि यह स्ट्रक्चर किस तरह से है और क्या इसमें चेंजेस आ गए हैं, क्या डिफरेंट है दोनों सेल वॉल की स्ट्रक्चर्स में। तो यहां पर आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप ये बात याद रखिए कि जो सेल वॉल होती है आर्की बैक्टीरिया की, या तो वो सरफेस प्रोटीन्स की बनी रहती है, सरफेस के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर है उसकी बनी रहती है, या फिर कुछ मेथेजन बैक्टीरिया के अंदर सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की भी ये बनी हुई होती है। सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन ओरिजिनल पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसके अंदर सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो जो सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन है ये आपने समझ लिया है, और सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल वॉल है इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और इसकी जो कंपैक्शन करने की एबिलिटी है या एक सेल को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से ज्यादा है। सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी होती है, और इसी की वजह से जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को सर्वाइव कर लेता है। अभी तक आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपने ये जान लिया है कि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहता है, और अभी तक भी ये रह रहा है। जब से अर्थ इवॉल्व हुई तब से अभी तक भी ये सिर्फ एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में मिलता है। यहाँ पर सेल वॉल की स्ट्रक्चर समझने से मतलब हमारा सिर्फ यही था कि हम ये जान सकें कि इसके अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से ये इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशंस को बर्दाश्त कर सकता है। तो आप अभी तक ये समझ गए हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो रिप्लेस हो जाती है आर्की बैक्टीरिया में सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन से, और जो सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसकी जो हीट टेम्परेचर रेसिस्टेंट पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट बड़ी आसानी से कर लेता है। तो ये हो गई हमारी जो स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल की। इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो भी नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी डिफरेंट होती है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में और एक यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से। यहां पर आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होते हैं वो सेल वॉल के एकदम ठीक नीचे होती है। सेल वॉल के बारे में हमने समझ लिया है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि जो यू बैक्टीरिया होता है, जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो किससे मिलकर बनी रहती है। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी रहती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से यहाँ पर यह मतलब है यानी कि इसके अंदर दो लेयर्स हैं बाइलेयर्स, जो किसकी बनी हुई है, जो फॉस्फेट और लिपिड्स की बनी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम इसी को यहाँ पर एनलार्ज कर रहे हैं। जो लिपिड बाइलेयर होते हैं उसके अंदर इस तरह से दो लेयर्स में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बाहर सरफेस पर या इनके बीच में प्रोटीन्स भी अरेंज रहते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यही स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ये एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर एक तो ये हेड वाला पोर्शन प्रेजेंट है और इसके अलावा नीचे यहाँ पर ये
टेल जैसी स्ट्रक्चर है। जो ये हेड होता है, हम यहाँ पर यू बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर का ये एक फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो ये हेड है ये बना होता है ग्लिसरॉल से और फॉस्फेट से। तो हेड हो गया ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का बना हुआ। इसके बाद में ये जो टेल है, ये टेल बनी हुई है हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन की चेन्स बनी हुई है। तो ये एक फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया की। यहाँ पर जो ग्लिसरॉल का हेड है ये, और जो ये टेल है, हेड और टेल के बीच में ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एस्टर बॉन्ड की हेल्प से। ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बाई लेयर की में अरेंज्ड रहते हैं, यानी कि 2 लेयर्स में अरेंज रहते हैं। एक फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमने समझने की कोशिश की। फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बना रहता है ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का, इसमें हेड होता है और नीचे टेल होती है हाइड्रोकार्बन्स की, और जो हेड और टेल होते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं एस्टर बॉन्ड की हेल्प से। ये एक नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करें फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की आर्कीबैक्टीरिया में, तो हम एक ड्रॉ करते हैं इसी तरह से फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर्कीबैक्टीरिया का। तो जो आर्कीबैक्टीरिया में फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, उसका जो हेड होता है उसमें सेम इसी तरह से ग्लिसरॉल और फॉस्फेट रहते हैं, और यहां पर ये टेल होती है। अब डिफरेंस होता है टेल में। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो ये टेल होती है ये हाइड्रोकार्बन्स की नहीं होती है, ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स की होती है। ब्रांच हाइड्रोकार्बन का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की एक स्ट्रेट चेन है, इस तरह से कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और अपनी वैलेंसीज ने कंप्लीट की हुई है, लेकिन इस टेल के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन हाइड्रोकार्बन की जो चेन है आर्कीबैक्टीरिया के फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर, ये ब्रांच्ड है और ये आइसोप्रिनोइड्स की बनी रहती है। आइसोप्रिनोइड्स क्या होते हैं ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। पहली चीज हमने ये समझ लिया कि ये जो चेन होती है, ये पहला जो डिफरेंस है आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसकी जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर टेल होती है ये ब्रांच्ड होती है। दूसरा जो ग्लिसरॉल हेड है इसका, और जो ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, इनके अंदर जो बॉन्ड है यहाँ पर जिसकी हेल्प से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एस्टर बॉन्ड होता है बैक्टीरिया के अंदर, आर्कीबैक्टीरिया के अंदर इसकी जगह होता है ईथर बॉन्ड। यानी यहाँ पर ग्लिसरॉल ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन से ईथर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है। अब ये जो 2 डिफरेंसेस हो गए यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ ईथर बॉन्ड एंड ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन, इससे क्या डिफरेंस आता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होते हैं आर्कीबैक्टीरिया की, वो कम फ्लूइड होती है, कम परमेबल होती है, और ये बहुत सारे केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस को सर्वाइव कर जाती है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से जो आर्कीबैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में बड़ी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया में बाइनरी फिशन या बडिंग की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर हो गई आर्कीबैक्टीरिया की। अभी तक हमने आर्कीबैक्टीरिया की सेलुलर स्ट्रक्चर को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया के टाइप्स, कितने टाइप्स का आर्कीबैक्टीरिया होता है। तो चलिए अब आज के वीडियो लेक्चर को हम समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के वीडियो लेक्चर में हमने पहले पढ़ा कि मोनेरा जो होते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे प्राचीन है, एंशिएंट है, स्मॉल है और बहुत ही सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल को कंपैक्ट करने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं यूबैक्टीरिया के अंदर, वो मोनेरा के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते हैं। हिस्टोन की जगह यहाँ पर HU प्रोटीन्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर कोई भी नहीं होते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हमने पढ़ा है कि सबसे प्राचीन बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया को समझा गया है, जिसका राइबोसोम होता है, उसके अंदर जो 16S RNA होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया और पाया उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। यानी इवोल्यूशन के टाइम से अभी तक उनमें कोई भी ज्यादा चेंज नहीं आया है। जैसा वो इवोल्यूशन के टाइम पर रही होंगी, अभी भी वो आज तक ऐसी ही हैं। इसी वजह से हम आर्कीबैक्टीरिया को अर्ली फॉर्म ऑफ लाइफ या ओल्डेस्ट लिविंग फोसिल्स भी कहते हैं, और ये बात हमने प्रूव किया 16S RNA की हेल्प से। इसके अलावा सेल वॉल जो होती है आर्कीबैक्टीरिया की, वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन से उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। वो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स की बनी रहती है, और जो
उसका जो हेड वाला पोर्शन होता है जो ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है और टेल वाला पोर्शन होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो एस्टर बॉन्ड ना होकर के ईथर बॉन्ड होता है। इस वजह से जो आर्कीबैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बहुत ही रेसिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, केमिकल सब्सटेंसेस के लिए, और वो सारे के सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस को बड़ी आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, किंगडम मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने पढ़े, उसके बाद में हमने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आर्कीबैक्टीरिया अलग अलग टाइप के जो होते हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आपको है या कोई चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं आपके डाउट्स दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।